419, 420, 467, 468, 471, 120B भारतीय दंड विधान 13(2)(1) पीसी एक्ट के अधीन दंडनीय अपराध किया है या संदेह है कि उसने किया है, और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि अभियुक्त डॉक्टर पवन भंबानी मिल नहीं रहे हैं, और मुझे समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया गया है कि अभियुक्त डॉक्टर पवन भंबानी फरार हो गए हैं या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहे हैं। इसीलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि डॉक्टर पवन भंबानी से अपेक्षा की जाती है कि वह उस न्यायालय के समक्ष या उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए 15वें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश CBI व्यापम स्कीम भोपाल में तारीख 30/3/2019 को हाजिर रहें। नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं व्यवहारवाद, परिसीमा एवं क्षेत्राधिकार पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल श्री राजेंद्र कुमार वर्मा जी। वर्मा सर, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है व्यवहारवाद, तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो व्यवहारवाद होते हैं, जो सिविल सूट क्या होते हैं और उनके जो फाइल करने की समय सीमा होती है क्या होती है और वो कहाँ फाइल किए जा सकते हैं, क्या प्रक्रिया होती है। आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755-266-0049। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 1800-233-0040, 0755-266-0049। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। वर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो सिविल सूट होते हैं वो क्या होते हैं और सिविल प्रकृति के जो वाद हैं वो किसे कहते हैं। सिविल सूट इसे व्यवहारवाद भी कहते हैं हिंदी में, और दीवानी वाद भी कहा जाता है, दीवानी मामले। तो दीवानी मामले ये सामान्यतया जो हम सोचते हैं, समझते हैं, एक आम भाषा में ये संपत्ति से संबंधित मामलों को माना जाता है ये। लेकिन ये संपत्ति, प्रॉपर्टी अर्थात पद है, आपके अधिकार हैं, आपके कोई, इन सबसे संबंधित जो मामले हैं ये सारे सिविल मामले में आते हैं। संपत्ति अचल हो सकती है, चल संपत्ति हो सकती है, ये सारे मामले सिविल मामले हैं। आपका अधिकार है, आप सड़क पे जा रहे हैं, सड़क पे कोई गड्ढा ना हो, सड़क अच्छी हो और आपकी गड्ढे में गिर जाते हैं, सड़क का गड्ढे का ध्यान नहीं रखा गया नगर निगम की ओर से या कंसर्निंग अधिकारी की ओर से, तो आप उनके विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए दावा ला सकते हैं। ये भी आपके सिविल राइट का उल्लंघन हुआ, इसलिए आप वहाँ जा सकते हैं। तो ऐसे ही भाइयों के बीच विवाद है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, अब बंटवारा कराना चाहते हैं आप, तो भाइयों के बीच विवाद, तो बंटवारे के लिए कोई संपत्ति अचल संपत्ति हो गई, इसके लिए आप जाएंगे न्यायालय में, सिविल न्यायालय में, और वहाँ जाके अपना वाद ला सकते हैं और बंटवारा करा सकते हैं। इस तरह से ही आपने सड़क दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, अपकृत्य टॉर्ट का आपने सुना होगा अपकृत्य के बारे में, तो टॉर्ट संबंधी मामले भी आ जाते हैं। तो ये मोटर दुर्घटना जो होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें भी क्षतिपूर्ति के लिए व्यक्ति जाता है, तो उसके विशेष कानून बना दिया गया मोटर दुर्घटना अधिनियम के अधीन, तो उसमें दावे लगाने जाते हैं वो व्यक्ति, बट वो भी एक दावा सिविल प्रकृति का ही है। तो आप जो भी सिविल नेचर के मामले हैं इस तरह के, संपत्ति संबंधित, आपके अधिकार से, आपके पद से संबंधित, मतलब आपका किसी सेवा में है, आपको पद से हटा दिया जाता है, आपका अचानक स्थानांतरण कर दिया जाता है, आप उससे व्यथित हैं, तो आप उसके लिए भी न्यायालय में आ सकते हैं और अपना दावा लगा सकते हैं आप। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, क्योंकि हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो सिविल व्यवहारवाद से एक इम्प्रेशन ये जाता है कि सिर्फ संपत्ति संबंधी जो विवाद होते हैं वही व्यवहारवाद कहलाते हैं, पर आपने बताया कि नहीं, दूसरे भी जो सिविल नेचर के सूट होते हैं
वो भी व्यवहारवाद के अंतर्गत प्रकरण दायर किए जा सकते हैं। अगर हम बात करें कि व्यवहारवाद कितने प्रकार के होते हैं? व्यवहारवाद सामान्यतया जी एक तो धन संबंधी बात है, तो मनी फूड। तो जी आपने किसी को रुपए दिए, उधार दिया, उधार वापस लेना आपको, या आपके यहाँ से किसी ने सामान खरीदा उधार, वो पैसा उसने जमा नहीं किया, आपको वापस नहीं दिया, तो मनी संबंधी, जो शुद्ध मनी जिसमें केवल धन का लेन देन होना हो, वो धन संबंधी बात होते हैं। उन्हें सामान्यतः 20 फुट कहते हैं हमारे आम बोल भाषा में, न्यायालय की 20 फुट होते हैं, तो धन संबंधी बात। और धन संबंधी बात के अलावा जितने बात हैं, जैसे अधिकार संबंधी, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था आपको बंटवारा कराना है, आपकी खेत की मेड़ पर किसी ने कब्जा कर लिया, आपके खेत में आके कब्जा कर लिया, आपको कब्जा वापस चाहिए आपको, किसी ने आपके ज़मीन की, आपकी प्रॉपर्टी की किसी व्यक्ति को खड़ा करके रजिस्ट्री करा ली, रजिस्टर्ड विक्रय पर निष्पादित, उसको आपको कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं आप, ये सारे वाद, इस तरह के व्यवहारवाद एक क्लास माने जाते हैं और ए सूट कहा जाता है। तो ए एंड बी दो तरह के वाद सामान्यतः होते हैं। सर, आपने बताया कि दो तरह के सूट होते हैं, ए और बी, तो ये ए और बी का कैसे ये जो विभाजित किया जाता है, वो किस तरह? विभाजन मैंने ये बताया विभाजन, जो धन संबंधी बात है, शुद्ध धन संबंधी, जहाँ केवल पैसा ही इन्वॉल्व, जहाँ कोई आपको जो आपने रिलीफ मांगा है, जो अनुतोष मांग रहे हैं, वो धन के लिए कि मैंने फला व्यक्ति को 1 लाख रुपए उधार दिए थे, इसने मेरे पक्ष में हुंडी लिख दी थी, प्रोमिसरी नोट लिख दिया था, और इस व्यक्ति ने रुपये वापस नहीं किए हैं, तो आप परिसीमा अवधि में आके एक निश्चित समय रहता है, उस बीच में आपसे अपने दावे, आपने उससे पैसे वापस मांगे, उसने वापस देने से इनकार कर दिया, तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। और ऐसे दावे जब लगाए जाते हैं जहाँ केवल पैसा ही मिलना है आपको, जहाँ केवल धन मिलना है आपको, तो ऐसे बाद 20 सूट्स रहते हैं, और इनके अलावा जितने भी वाद हैं वो सब एक क्लास होते हैं, सब 1 सूट्स में आते हैं। जी सर। सर, हम बात कर रहे हैं जहाँ सिविल सूट की बात करते हैं, तो अगर हम दीवानी मामले की हम बात करें तो इसमें पक्षकार कौन कौन हो सकते हैं? ये पक्षकार सामान्यतः देखिए, दीवानी मामलों में एक तो वादी हो गया जो कोई अनुतोष मांगने, रिलीफ मांगने के लिए, सहायता मांगने के लिए कोर्ट में आता है, जो दावा लगाता है कोर्ट में, जो वाद पत्र प्रस्तुत करता है कि हमारी ज़मीन पर फला व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है और हमें ज़मीन वापस दिलाई आवे। तो जिस व्यक्ति ने कब्जा लिया वो प्रतिवादी हो गया, और जो व्यक्ति कब्जा वापस मांग रहा है वो व्यक्ति वादी हो गया। कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें सरकार भी आवश्यक पक्षकार कभी कभी बन जाती है जी। अब आपने किसी ने व्यक्ति ने आपने ज़मीन बेची नहीं किसी को जी। आप उसने व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके रजिस्ट्री करा ली और नामांतरण भी हो गया उसका, उस पूरा खसरे में उसमें राजस्व सारी प्रविष्टियाँ उसके नाम से हो गई। तो ऐसे मामलों में शासन को भी सामान्यतः पक्षकार बना दिया जाता है, जिससे उनको सुनने का अवसर प्राप्त है। लेकिन मुख्यतः दोनों पक्षकार ही रहते हैं, वो प्रोफार्मा पार्टी जैसा होता है। ऐसे सिविल सूट में कई मामले ऐसे हैं जो कृषि भूमियों के, उसमें अपने यहाँ ऐसा प्रावधान है कि एक लिमिट दी गई है, इतनी से अधिक भूमि का है तो घोषणा करनी पड़ती, सीलिंग से प्रभावित रही है सब। और ऐसे सभी मामलों में जो कृषि भूमि की स्वतः घोषणा संबंधित है, मध्य प्रदेश शासन को पक्षकार आवश्यक रूप से बनाया जाता है, जहाँ कृषि भूमि की स्वतः घोषणा मांगते हैं। तो ये पक्षकार वादी बनना, एक वादी हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जितने लोग क्लेम कर रहे हैं। अब जहाँ बंटवारा हो रहा है, माली बंटवारी दावा लगाया उसने, तो एक व्यक्ति हो सकता है, 5 भाई हैं तो 2 भाई इकट्ठे मिलकर 3 भाइयों के खिलाफ दावा ला सकते हैं कि हम बंटवारा कराया जाए। या हो सकता है एक ही भाई 4 भाइयों के खिलाफ, या बहनें हैं उनके खिलाफ, पिता के खिलाफ भी कभी ले आते हैं। तो वादी एक भी हो सकता है, 4 भी, जो रिलीफ मांग रहा है, जो अंतोष मांग रहा है वो वादी है, और बाकी जिनके खिलाफ अंतोष चाहा जा रहा है वो प्रतिवादी हो जाते हैं। जी सर, इस बीच एक कॉलर लाइन पे शमशाबाद से हम उनका सवाल लेते हैं। रवीश जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। रवीश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैडम। हाँ, बताइएगा क्या सवाल है आपका। जी मैडम, सुन पा रहे हैं। हाँ, बताइए। जी, आपसी विवाद होते हैं मैडम, इनके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए हमारी। हाँ, बताएं, सवाल अपना बताएं, क्या है। आपसी विवाद होते हैं मैडम, इनके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए हमारी। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें, उसके बाद आप अपना सवाल बताएंगे तो हम आपको अच्छे से सुन पाएंगे। जी हाँ रवीश जी, वॉल्यूम कम करके आप अपना सवाल बताएं। जी, इसमें जी मतलब बोल रहा हूँ जी आपसी विवाद हो जाते हैं, मतलब किस चीज के आपसी विवाद, आप अपना साफ करें। जमीन के विषय में। जी
क्या पूछना चाहते हैं आप जमीन के विषय पे, अगर कोई विवाद होता है तो? हाँ मतलब जो सामने वाले होते हैं तो वो सोचते हैं कि इनके मतलब नाम नहीं होता है, और मतलब जो और सोचते हैं कि हमारे होने चाहिए। इसमें क्या किया जाए? मतलब सामने वाले राजी नहीं होते हैं और 2 लोग राजी हैं। नहीं तो जमीन पे हक है बाकी लोगों का। जी प्रॉपर्टी कैसी है सर? इनका सवाल कुछ सवाल समझ में नहीं आया। आप अपना सवाल क्लियर थोड़ा करें। clear क्या करो, थोड़ा सा क्या आपके विवाद क्या पैतृक आपका? संपत्ति है, विवाद क्या है? हाँ। विवाद की वो क्या है वजह? हाँ, पैतृक संपत्ति। तो पैतृक संपत्ति में जो लोग आप बता रहे हैं कि आप चाहते नाम हो जाए, वो चाहते नाम ना हो जाए। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आपका सवाल ये है कि आपकी कृषि ज़मीन है, कोई खेती की ज़मीन है और उसमें नामांतरण होना है, 4 भाई या 5 भाई जो भी हो, तो सबका बराबर बंटवारा हो जाए, ऐसा आप चाहते हो। ऐसा समझ में मुझे कुछ आया जो आपके उस सवाल से। तो उसमें 3 लोग तैयार हैं या 2 तैयार है, बाकी तैयार नहीं। आपका ऐसा कहना है क्या? हाँ, इनका ये लाइन कट गई है हमारी, वो ऑन एयर नहीं है हमारे साथ। पर इनका सवाल यही था कि कुछ लोग तैयार होते हैं पैतृक संपत्ति पे और कुछ नहीं होते हैं, वो हिस्से बंटवारे जब को तैयार लेकर। नहीं है हाँ, कोई जी। आपसी बंटवारा करने को तैयार नहीं, तो फिर आपको न्यायालय में जाना ही पड़ेगा बंटवारा का दावा लगाने के लिए। उसके अलावा पास कोई चारा नहीं है। क्योंकि या तो आप आपस में मिलकर बंटवारा कर लीजिए, आपका फैमिली सेटलमेंट हो गया, पारिवारिक व्यवस्था आप कर सकते हैं। और व्यवस्था नहीं होती है तो फिर जो नहीं चाहते तो आपको उनके अगेंस्ट आपको दावा लगाने के न्यायालय में जाना पड़ेगा आपको। जी। दर्शकों, हम आपको बता दें कि अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा पे वापस आएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भारत बदल रहा है आपके आयकर से। खेत खलिहान की बहती हरियाली में, चेहरों की खुशहाली में, सड़कों से मिलती रफ्तार में, सैनिकों के बढ़ते जोश में, घर घर में रोशनी, गैस सिलेंडर से गृहिणी की मुस्कान में। भारत बदल रहा है। आपका आज दिया गया इनकम टैक्स आपके आज और कल को सुरक्षित रखता है। तो याद रखें, अपने एडवांस टैक्स की चौथी और आखिरी किश्त 15 मार्च 2019 से पहले अदा करें। ज्ञान की रोशनी से तकदीर को जगाने आ रहा है केबीसी, खुद को कश्मीर से मिलवाने। रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं 16 मार्च से डीडी कशीर पर। कुछ बन कशुर करोड़ पे जल्द आ रहा है डीडी कशीर पर। दर्शकों, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर। हम आपको बताते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं व्यवहारवाद, परिसीमा एवं क्षेत्राधिकार पर। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ लाइन पे जुड़ गए हैं टीकमगढ़ से। भरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जो बताएं। हाँ मैडम, ये है कि जो प्रॉपर्टी लिमिटेड थी, साईं प्रसाद प्रॉपर्टी लिमिटेड, कौन सी प्रॉपर्टी? साईं प्रसाद प्रॉपर्टी लिमिटेड, अच्छा, कोई ये कंपनी थी। फर्म का नाम जी बता जी रहा जी हाँ, ये झांसी में इनकी ब्रांच थी, जी भोपाल में भी ब्रांच थी। जी तो ये लोग पैसा जमा करवाते थे, जी और तो हमने दिया, पैसा जमा करवाया। जी अब कुछ लोगों का पैसा, गांव वालों का पैसा भी है, हमारा भी पैसा है उसमें। जी। तो क्या ये वापस होगा कि हमको केस लड़ना पड़ेगा इस कंपनी के खिलाफ? समस्या क्या आ रही है? जिस मकसद के लिए पैसा जमा किया वो पूरा नहीं हो रहा। आप क्या प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, उससे प्लॉट खरीद नहीं, रहे थे क्या? पैसा वापस किस उसमें लेना चाहते हैं आप? वो ये कहते थे कि हम, आप पैसा जमा करो, हम आपको दूना पैसा देंगे। दुगना कर देंगे। अच्छा Invest अच्छा। कर और वो उन्होंने नहीं किया? नहीं दिया। अभी कहते हमारा जो डायरेक्टर है वो बंद है, सीबीआई ने बंद कर दिया। जी जी। सर, आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां पूरे देश में फैली हुई हैं और इस बारे में समय समय पर शासन द्वारा, केंद्रीय शासन द्वारा, राज्य शासन द्वारा आम जनता को, नागरिकों को आगाह किया जाता रहता है कि ऐसी कंपनियों में पैसा निवेश नहीं करें। फिर भी भोली भाली जनता है, निवेश करती है। और ऐसे में आपके पास 2 चारे हैं। एक तो आप पैसे वापस लेने के लिए आप दावा लगाएं न्यायालय में, जैसे अभी बात चल रही थी 20 फुट वाली बात, धन संबंधी बात। और दूसरा, आपसे उन्होंने पैसा दुगना करने की लालच देकर आपसे पैसा वसूल किया, तो आप क्रिमिनल मामला भी, आपराधिक मामला भी दर्ज करा सकते हैं। और इसके लिए आप पुलिस में, जहाँ भी आपका पुलिस थाना लगता हो या आप कंसर्निंग पुलिस अधीक्षक जो भी हो,
उनको आप अपनी जाकर रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं और उस पर फिर आपराधिक कार्रवाई निश्चित रूप से होगी आगे फिर। और ऐसे बहुत सारे मामले पूरे प्रदेश में सत्र न्यायालयों में लंबित हैं, जिसमें इस तरह के डायरेक्टर्स जो आपने बताया, जो पैसे जमा कराए लोगों ने दुगना धन करने का लालच देके, ऐसे लोगों के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं। भरत जी, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि इस तरह के बहुत से केसेस न्यायालयों में चल रहे हैं, तो हमारे दर्शकों से हम ये अपील करना चाहेंगे कि कभी भी इस तरह की कोई कंपनियां आपको अगर ऑफर देती हैं और पैसा दुगना करने का इस तरह की कोई बात करती हैं, तो आप अच्छे से जांच परखने के बाद ही अपना मेहनत का पैसा इन्वेस्ट करें, अन्यथा इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। इस बीच यूपी से संतोष जी लाइन पर हैं। संतोष जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी, स्वागत है, बताएं। जी, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ जी। कि एक पैतृक संपत्ति थी, उसमें पिता ने अपने छोटे बेटे के नाम सारी संपत्ति कर दी। ठीक है। अपनी संपत्ति और बड़ा बेटा एक्सपायर हो चुका है जी, और पत्नी को उसकी वजह से कुछ मिल नहीं रहा है। पैतृक पत्नी संपत्ति को कुछ मिल नहीं रहा। जी सर, इनसे पूछ लें कि पिता की उसको क्या मतलब कुछ अधिकार है? संतोष जी, एक चीज आप स्पष्ट कर दें कि पिता की खुद की कमाई से खरीदी हुई संपत्ति थी या उन्हें बाप दादा से मिली थी? उनको बाप दादा से मिली थी अपने। सर वो कट गया है, फोन कट गया है, तो पर ये कह रहे थे पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति यदि है उनके, जैसे यदि उनको माता पिता उनको अपने पैतृक को पूर्वजों से संपत्ति मिली पिताजी को उनके, तो सामान्यतः जो अपना हिंदू विधि है, तो पिता ऐसी संपत्ति में उसके जितने बच्चे हैं, दादा जी के जो नाती हो गए आगे, उनको सबको हिस्सा मिलना चाहिए सामान्य तौर पे। लेकिन ये निश्चित रूप से मैं जब तक सारे तथ्य नहीं हो सामने प्रकरण के, और पैतृक संपत्ति उसमें किस पीढ़ी से आई, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तभी कहा जा सकता है कि पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा। और लेकिन यदि आपको ऐसा लग रहा है कि पैतृक संपत्ति में आपका उस महिला का या जो विधवा पुत्र की उसके बच्चे हैं, बच्चों को अधिकार है उनका बच्चों का, तो न्यायालय में जाके अपनी बात रख सकते हैं, अपना दावा लगा सकते हैं, और जो भी तथ्य और सारे गवाही आपकी एविडेंस आएगी उसके आधार पर वह फैसला होगा आपका। बिना तथ्यों की पूरी जानकारी के स्पष्ट मत नहीं दिया सकता इस पर। संतोष जी, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि आपके प्रकरण के तथ्य क्या हैं, ये पूरी तरह अभी हमें हमारी जानकारी में नहीं है, पर फिर भी अगर पैतृक संपत्ति और आपको ऐसा लगता है कि कोई हक है बड़े भाई की जो पत्नी है उनका बच्चों का, तो आप उसके लिए न्यायालय में केस लगा सकते हैं और वहाँ से अपने हक के लिए न्यायालय में आप वाद दायर कर सकते हैं। सर, हम बात कर रहे हैं जहाँ सिविल सूट की बात करते हैं, तो अभी बहुत सारे सवाल भी इनको लेकर आए हैं। तो एक सवाल ये है कि जो इस तरह के सूट होते हैं वो कहाँ पेश किए जाते हैं, किस कोर्ट के सामने लगाए जा सकते हैं? देखिए, सामान्यतः दो तरह का क्षेत्राधिकार होता है न्यायालय का। एक तो आर्थिक क्षेत्राधिकार हो गया, एक प्रादेशिक या स्थानीय क्षेत्राधिकारता बोलते हैं। तो आर्थिक क्षेत्राधिकार तो ये हो गया कि कितने उसकी वाद की जो विषय वस्तु है उसकी कीमत क्या है, उसका वाद मूल्य क्या है। अब आपने 1 लाख रुपए किसी को उधार दिए थे और 1 लाख रुपए आपको वापस लेने हैं, तो 1 लाख रुपए वापस लेने के लिए तो उसके लिए नियम का एक्ट अपने सिविल न्यायालय नियम के अधीन ये तय कर दिया गया कि जो सिविल जज क्लास 2 होते हैं उनकी आर्थिक क्षेत्राधिकारता 5 लाख तक, सिविल क्लास 1 की 10 लाख तक, और जिला न्यायाधीश का न्यायालय और जो अपर जिला न्यायाधीश भी रहते हैं उसमें शामिल होते हैं, उनकी क्षेत्राधिकार 10 लाख के ऊपर अनंत तक है, असीमित है। तो जैसे 1 लाख रुपए वाला से वसूली का दावा लगाया है इसने, तो ऐसा व्यक्ति क्लास 2 के सिविल क्लास 2 के दावा लगाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ मैं कि जिला न्यायाधीश जो रहता है जिले का, उसको अपने अधीनस्थ अधिकारियों, जिला सारे न्यायाधीशों के बीच में काम के बंटवारा करने का अधिकार होता है और विभाजन करना पड़ता है। तो ये कार्य विभाजन जो होता है उसमें जैसे एक जगह 3 क्लास 2 हैं, 2 क्लास 1 है और 2 एडीजे हैं, 1 डीजे हो गया, तो 5 लाख तक के सभी दावे क्लास 2 के यहाँ पेश किए जा सकते हैं। लेकिन वहाँ जिला न्यायाधीश तय कर सकता है कि तीनों जो हमारे क्लास 2 हैं, तो यदि वहाँ 3 तहसील हैं तो एक तहसील का एक जगह, एक तहसील का एक जगह, एक तहसील का एक जगह। ये ऐसा कर सकता है कि 1 लाख तक के एक जगह, 2 लाख तक के एक जगह और बाकी 2 से 5 लाख तक के एक क्लास 2 के यहाँ। तो ये कार्य विभाजन तो जिला न्यायाधीश के ऊपर निर्भर करता है वो कैसे करता है। दूसरी रहती है स्थानीय क्षेत्राधिकारता। भाई आपका दावा आप कहाँ लगा सकते हो, किस न्यायालय में। अब आपका, जैसे मैंने अभी कहा कि वसूली का ही दावा केवल 1 लाख रुपये वापस लेंगे आपको,
तो जहाँ प्रॉमिसरी नोट लिखा गया है, जहाँ आपने पैसे दिए, जी या आप जहाँ रहते हो, या जहाँ प्रतिवादी रहता है, जी। तो आप तीनों जगह लगा सकते हो दावा, उसमें कोई रोक नहीं है। ऐसे प्रॉपर्टी का मामला, अब अचल संपत्ति की बात आ जाएगी। अब जी। बंटवारे का दावा लगाया आपने, और पूरे परिवार आपके पिताजी के पास केवल भोपाल ही नहीं बल्कि भोपाल, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, कलकत्ता, दिल्ली, सब जगह प्रॉपर्टियाँ हैं, और सारी प्रॉपर्टियों को बंटवारा होना है। तो अब बड़ा प्रश्न उठता है कि अब मैं दावा लगाना चाहता हूँ, कहाँ दावा लगाऊँ मैं? तो यहाँ वो पांचों जगह जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी स्थित हैं, सब उस जगह में से अब वादी की इच्छा है, जो दावा लगाना चाहता है, कि वो कहाँ लगाए। वो चयन कर सकता है कि हम भोपाल में लगाएं, या इलाहाबाद में लगाएं, या कानपुर लगाएं, कहाँ लगाएं, उसे कहीं रोक नहीं है। वो पाँचों 6 जगह जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी है वहाँ वो दावा लगा सकता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को। जहाँ हम प्रॉपर्टी और इसकी बात कर रहे हैं, वाद प्रस्तुत करने की, तो इसके लिए प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, सामान्यतया वाद पत्र एक निश्चित फॉर्मेट रहता है, प्रारूप रहता है। तो एक सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं, सामान्य व्यक्ति अपना दावा नहीं लगा सकता, वाद पेश नहीं कर सकता, वो ही पेश कर सकता है। लेकिन एक जो अमूमन एक आम रूप से, जो सामान्य रूप से होता है कि आप वो व्यक्ति अपना एक एडवोकेट करता है, अपने पूरा ड्राफ्ट करवाता है दावा अपना। वो दावा जो वाद है, वो वाद पत्र संबंधित न्यायालय में, उसके बाद कोर्ट फीस लगती है। जी, कोर्ट फीस तय है। यहाँ एक चीज़ आपको और बता दूँ कि जो कोर्ट फीस है, ऐसा नहीं कि हर एक को कोर्ट फीस देना ही है। जहाँ कोई निर्धन व्यक्ति या किंचन है, उसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, और मध्य प्रदेश में शासन द्वारा अलग प्रावधान किए गए हैं, और सीपीसी में अलग से प्रावधान है। यदि व्यक्ति निर्धन है तो उसकी कोर्ट फीस माफ़ भी हो जाती है, बिना कोर्ट फीस के भी दावा चलता है, उसका खर्चा भी फिर शासन की व्यय पे ही होता है। तो कोर्ट फीस लेकिन देनी पड़ती है, और नहीं देनी है तो उसका कारण बताना पड़ता है कि निर्धन है, अकिंचन है, उस वजह से कोर्ट फीस की माफ़ हो जाती है। तो कोर्ट फीस लगानी पड़ेगी आपको। वो दावा अब आजकल एक नई प्रक्रिया, पूरा सिस्टम ई कोर्ट्स की ओर जा रहा है। तो अभी ऐसा नहीं है कि आप अपने दावे भी, अपना वाद पत्र कोई ऑनलाइन पेश, ऐसी व्यवस्था नहीं है। लेकिन कोर्ट फीस ऑनलाइन जमा होने लगी है। या वो 1 अप्रैल 2019 से तो मध्य प्रदेश में ये आवश्यक कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है कि कोर्ट फीस ऑनलाइन ही जमा होगी। आप स्टाम्प पेपर वगैरह खरीद नहीं लगाएंगे साथ में, तो ऑनलाइन फीस जमा होगी। तो दावा संबंधित न्यायालय में, जहाँ तहसीलों में संबंधित न्यायालय पेश होता है, नहीं, एक सेंट्रल फाइलिंग सेंटर आजकल बन गए हैं हर न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। तो आप अपना दावा वहाँ फाइलिंग सेंटर पेश करते हैं, वहाँ वो चेक करता है कि दावा क्लास 2 के यहाँ जाना है, क्लास 1 के यहाँ जाना है, किसके यहाँ जाना है, चित्राधिकारता आर्थिक प्रादेशिक किसकी बन रही है, उसके हिसाब से वहाँ जो क्लर्क है वो उस न्यायालय में भेज दिया जाता है। फिर वहाँ वो न्यायालय का रीडर वो जांच करता है उसकी, और देखता है कि ये दावा यहाँ चलेगा, इसमें पूरी कोर्ट फीस दी गई है, लिमिटेशन में या नहीं। और उसमें यदि FRA पाया जाता है चित्राधिकारता में, लिमिटेशन में कोर्ट फीस देगी, तो उस पर आगे प्रक्रिया के जो कन्फर्मिंग प्रतिवादी रहते हैं उनको सम्मन्स वगैरह जारी हो जाते हैं उसमें, और प्रक्रिया आगे चालू, उसका प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है उसकी। जी, ये तो बात हुई कि किस प्रकार के क्या प्रक्रिया होती है। एक जो महत्वपूर्ण सवाल है कि समय सीमा क्या होती है किसी भी सिविल सूट को दायर करने की? देखिए, परिसीमा, एक लिमिटेशन या समय सीमा, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि किसी चीज़ को एक असीमित काल के लिए तय नहीं कह सकता है कि कोई व्यक्ति आज उसके साथ ऐसा हुआ, उसके रुपए वापस ले लिए, उसको मारा पीटा, या उसे दुर्घटना हो गई उसके साथ, और उसे अपना पैसा वापस लेना है, तो उसके लिए तय कर दिया गया है। इसके लिए लिमिटेशन एक्ट बनाया गया, परिसीमा अधिनियम। उसमें अनुसूची में हर एक मामले के लिए जो व्यवहारवाद है सबके लिए तय है कि 1 वर्ष से लेकर 6 महीना और 12 वर्ष और 30 वर्ष तक की परिसीमा दी गई हो। उसमें वो आपको निर्भर करता है कि वाद काय के लिए आपका दावा किसके लिए, और वाद कारण आपको कब उत्पन्न होता है। वाद कारण एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि वाद कारण से ही परिसीमा प्रारंभ होती है। अब जैसे आपने किसी को रुपए उधार दिया आपने, तो आपने जिस रुपए वापस देने थे उसको 1 साल बाद, तो 1 साल उसने वापस नहीं दिए, तो उस दिन से बात कारण उत्पन्न हो गई कि उसे वापस देने थे, उसने नहीं दिए, यानी आपको कारण उत्पन्न हो गया कि आप उसके विरुद्ध दावा ला सकते हो कि अपने मेरा पैसा वापस दीजिए आप। और यदि इसके लिए सामान्यतया अपने परिसीमा अधिनियम में 3 वर्ष की अवधि दी गई है, 3 वर्ष में आप दावा ला सकते हैं। ऐसे में आपने 3 वर्ष में दावा नहीं लाए तो आप दोबारा दावा नहीं ला पाएंगे उसके लिए कि हमारा पैसा वापस दीजिए। तो इसे परिसीमा जो लिमिटेशन दी गई हैं हर तरह के मामले के लिए पृथक पृथक हैं, और उसके लिए हर मामले के लिए एक परिसीमा नहीं है। वो 6 माह से लेके 1 वर्ष
और 12 वर्ष 30 वर्ष तक की परिसीमा दी गई है और परिसीमा बात कारण से जुड़ी हुई है ये। जी ये जो लिमिटेशन की गई है, जो परिसीमा निर्धारित की गई है, इसको निर्धारित करने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आपका कोई अधिकार भंग हुआ तो अनंत काल तक ऐसा नहीं है कि आप जब चाहें तब जागें और जाके न्यायालय में खड़े हो जाएं आके, ऐसा नहीं है। एक कहावत है कि जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है, एक आम कहावत है ये। तो जागते रहना जरूरी है। अब आपने किसी को रुपए उधार दिए, उसे 1 वर्ष वापस देना था, आप निश्चिंत पड़े हुए हो और 10 साल बाद आपको होश में आता है कि अरे भाई हमें तो वापस लेने आपको उससे, तो ऐसा नहीं है कि आप 10 साल बाद जाके दावा करें उसमें, इसीलिए कि व्यक्ति, क्योंकि यदि 100 उसके बाद क्या होगा, 20 साल बाद आप गए तो व्यक्ति भी नहीं मिल सकता, जो एविडेंस है, जो गवाह थे वो उपलब्ध नहीं हो सकते, बहुत सारी चीज़ें साथ जुड़ी हुई हैं। सर आपका कहना बिल्कुल सही है, समय का अभाव है, हमें प्रोग्राम को यहीं विराम देना होगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी इस मंच के माध्यम से दी, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यवहारवाद के बारे में आपने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि आज के इस कार्यक्रम में समय सीमा और किस तरह के व्यवहारवाद लाए जा सकते हैं और उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आपको इस तरह की जानकारी हमारे कार्यक्रम में दी गई है। हमें उम्मीद है आप इसका लाभ भविष्य में लेंगे अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो। आज हम आपसे ही विदा लेते हैं, अगले अंक में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आके दीजिए, नमस्कार। चलो भाई, हो गया।